फिर से चैंपियन बनने की उम्मीद होगी, फिर हर जीत के बाद एक नई जीत होगी। जी हाँ, खेल रहेगा जब बहुत खास, तभी तो टीम इंडिया रच जाएगी इतिहास। जी हाँ, इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं। मैं आपको बता दूं, अब तक 2 विश्व कप जीत चुकी है भारतीय टीम। अगर हम बात करें लगातार 2 विश्व कप जीतने की, डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में हमारी पहचान है। अगर 2 वर्ल्ड कप लगातार जीतने की बात करें, वहाँ भी हम इतिहास बना सकते हैं। तीसरा विश्व कप हम जीत जाते हैं तो भी इतिहास बना सकते हैं। और साथ ही साथ घरेलू कंडीशंस में, होम कंडीशंस में जीतकर अपने आप को चैंपियन बनाकर एक नए स्वर्णिम अध्याय की तरफ भारतीय टीम आगे बढ़ सकती है। ये सब कुछ कैसे होगा, इसी पर होगी आज खास बातचीत। आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल पत्रिका के इस विशेष अंक में भारतीय टीम T20 विश्व कप एक विश्लेषण। जी हाँ, और विश्लेषण लेकर आए हैं तो विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, विशेषज्ञ में पहले आइए मिलकर स्वागत करते हैं पूर्व क्रिकेटर और आज के हमारे खेल एक्सपर्ट विलास जोशी जी का। विलास सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही साथ एज यूजुअल मुस्कुराता हुआ एक खूबसूरत सा चेहरा श्री रोहित झालानी, पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर। और दोनों का ही सर आपका स्वागत है। और स्वागत हो भी क्यों ना, भारतीय टीम जिस तरह से अभी तक का जो खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, अपने आप में मुझे लगता है कि हमेशा हम जब बात करते हैं चुनौतियों की, मुझे लगता है अब की बार सबसे बड़ी चुनौती ही भारतीय टीम बनकर उभर कर आई है। क्या कहना चाहेंगे विलास सर? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हालिया फॉर्म जो रही है भारतीय टीम की, कितना थ्रेट या कितने चेतावनीपूर्ण नजर आता है अन्य टीमों के लिए? है वो तो इंडिया टीम बहुत अच्छा खेल रही है अभी। और आप देखें तो लास्ट 25 मैचेस जो उन्होंने कंटिन्यूसली जीते हैं, जो सीरीज जिन्होंने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कोई भी हारा नहीं है, तो दूसरी टीमों के लिए तो नो डाउट इंडिया टीम काफ़ी ऊपर है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इंडिया टीम के हैं कि वो फाइनल में इजीली जीत सकती है। फाइनल में इजीली जीत सकती है, मतलब जीत का जो दावा है वो हमने बुलंद कर दिया है। बिल्कुल। रोहित सर, आपसे जानना चाहें, हालिया फॉर्म लगातार जिस तरह की रही है भारतीय टीम की, 90% से ज़्यादा का जो स्कोरिंग, जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो जीत का परसेंटेज रहा है वो लगातार रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनके रिटायरमेंट के बाद में हम देख रहे थे कि अब उस लेगेसी को कैसे संभाला जाएगा, अब कैसे, क्या कुछ अप एंड डाउन रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नज़र आया ही नहीं। जीजी एरा भी शुरू हुआ और उस एरा के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि T20 के साथ में मुझे लगता है कि वो ग्राफ लगातार ऊपर ही बढ़ता चला गया। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि जो यंग ब्रिगेड है वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है। गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसमें जिस हिसाब से टीम प्रदर्शन कर रही है और जिस हिसाब से प्लेयर्स खेल रहे हैं, हम देखेंगे इट्स अ फेयरलेस क्रिकेट। और डेफिनेटली इसने जो कमी थी रोहित शर्मा की या विराट कोहली की, उसे खलने नहीं दिया। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, डेफिनेट दावेदार है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये क्रिकेट है, निश्चितों का खेल है और छोटा फॉर्मेट है। जी। लीग फेज ठीक है, लेकिन नॉकआउट हर मैच इंपॉर्टेंट होता है और एक गलती, एक खराब दिन आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। और यही तो डेफिनेटली हर मैच संभल के खेलना पड़ेगा और नॉकआउट बड़े क्रूशियल होंगे इंडिया के लिए। और हर मैच को नॉकआउट समझ के खेलना होगा मेरे ख्याल से, तब शायद वो जो पिछली बार जो हमने लगातार प्रदर्शन किया था, एक भी मैच बिना हारे कोई टीम चैंपियन कैसे बन सकती है, इसका एक जबरदस्त। लेकिन मैं एक और चीज बताऊंगा, उससे पहले भी वर्ल्ड कप ऐसे हुए हैं कि पूरे इंडिया थ्रू आउट द सीरीज अनबीटेबल रही है, लेकिन जाके सेमीफाइनल या फाइनल में हार गई। जी जी जी। एक दिन और एक मैच ऐसी चैंपियनशिप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो खराब दिन आपका रहा या एक दिन प्रदर्शन थोड़ा सा नीचे रहा तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। तो संभल के खेलना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली ऑन पेपर्स और प्रदर्शन से, ग्राउंड के हिसाब से हम लोग टॉप पे हैं, लेकिन उसको बदलना, कन्वर्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, T20 विश्व कप की बात की जाए, T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, 2 विश्व कप हम जीत चुके हैं। पहली बार के चैंपियन भी हम रहे थे और पिछली बार के चैंपियन भी हम रहे थे। तो वो उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, जिस तरह की हालिया फॉर्म जिसकी मैं लगातार मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं एक खिलाड़ियों की, अगर हम बात करें आपसे, पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा, जो ऐसा लगता है ना कि आगाज़ से ही मतलब बता देते हैं कि अंजाम क्या होने वाला है। और स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए, पहली 5 गेंदों में जिस तरह का जो छक्का मारने की जो उनकी क्षमता है, वो कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी को स्टैंड आउट बिल्कुल अलग कर देती है। विश्व के अभी नंबर 1 बल्लेबाज, टॉप के बल्लेबाज हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अगर टीम के सिमुलेशन की या हम बात करें, टीम का जो संयोजन होने वाला है, उस प्रतिदर्श की बात अगर हम करें आपसे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने बोला था कि ये यंग ब्रिगेड है और एक फेयरलेस क्रिकेट जो हम बात करते हैं, उसका ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं और जो एक इनका जज्बा है इनिशियली स्टार्ट बॉलर पे डोमिनेट करने का, और यदि ये 6 ओवर टिक जाते हैं तो ये गेम को एक तरफा कर देते हैं।
और जो इनका भी आपने देखा होगा कि इनका जो सपना है कि युवराज के 50 रन वाला जो 12 बॉलों पे है उसको तोड़ने 12 का, गेंद पे जो 50 बनी तो जो आदमी यही लेके चल रहा है तो हम उसके इरादे समझ सकते हैं। और अभी बनाई भी इन्होंने, हालांकि 2 गेंदें ज्यादा रही लेकिन ठीक है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बंदा तोड़ सकता है। बिल्कुल, और वो और जिस तरीके से स्टार्ट दे रहे हैं और जिस जज्बे से खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ा असेट है टीम इंडिया के लिए। और मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा जिस तरह के आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे ओपनिंग बतौर ओपनिंग बैट्समैन, वहाँ कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी ने वो कमी पूरी तरह से बिल्कुल शर्मा जी ने रिप्लेस कर दिया। शर्मा जी के बेटे को शर्मा जी के बेटे ने रिप्लेस किया। क्या कहना है सर? विलास सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब ओपनिंग बैट्समैन की बात की जाती है तो पार्टनर की बात करना बिल्कुल लाजमी है। और अभी तक जो हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ में देखा, संजू सैमसन जिन्हें लगातार मौके दिए गए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद विश्व कप के जो आखिरी 11 की जो एकादश की अगर हम बात करें, उसमें कहीं संजू सैमसन फिट होते नज़र नहीं आ रहे। और उनके स्थान पर जो ईशान किशन जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, ईशान किशन ऑन अ मिशन, जैसी वो कहते हैं ना कि आपका आगाज़ खूबसूरत हो सकता है लेकिन आपका कमबैक बड़ा ही खतरनाक होता है। तो वो जो कमबैक जिस तरह से इस खिलाड़ी ने किया है, लगभग 2 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहकर जिस तरह की बल्लेबाजी के साथ ये बल्लेबाज लौटा है, सर क्या लगता है कि अभी तक तो हमने इनको तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देखा, अब तिलक वर्मा भी फिट होके आ गए हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एज अ ओपनर आप अब दोनों ही साइड से उल्टे हाथ की जो बल्लेबाजी है, या यूँ कहें कि बल्लेबाजी तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और बाएं हाथ की बल्लेबाजी आप देखने वाले? बिल्कुल, ईशान किशन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ही इज ए विकेट कीपर ऑल्सो। तो वो कमी जो संजू सैमसन के जो रिप्लेसमेंट था वो ईशान किशन कर सकते हैं। और नंबर 3 पर अपने कप्तान, क्योंकि तीनों अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाएंगे तो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है बॉलर को बॉलिंग करने के लिए, लेंथ सेट करने के लिए। तो सूर्य कुमार यादव को 3 नंबर खेलना चाहिए और ओपन ईशान किशन है, इसको करना चाहिए अभिषेक शर्मा को। सर आप क्या राय देना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि अभी तक जो नज़र आ रहा है, सूर्य कुमार यादव का अपना खुद का भी एक स्टेटमेंट आया था कि 4थे नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। क्या लगता है सर, क्या बल्लेबाजी के इस क्रम में कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी? क्योंकि तिलक वर्मा का तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का जो रिकॉर्ड है, हाँ, बड़ा अच्छा कमाल है। नहीं देखिए अजहर, मेरा मानना है कि कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या कंडीशन चल रही है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो आजकल बैटिंग ऑर्डर शफल हो सकता है। बिल्कुल, 3 नंबर पर सूर्य भी आ सकते हैं, यदि लंबी पार्टनर चलती है लेफ्टी चाहिए तो लेफ्टी भी आ सकता है, और यदि आपको राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन करना है तो सूर्य भी आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य 3 नंबर भी बैटिंग करते हैं, 4 भी करते हैं। और यदि तिलक 3 आते हैं और सूर्य 4 आते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक टीम में यदि 5 राइटी हैं ऊपर के तो हम कभी नहीं बोलते कि लेफ्टी जरूरी है। सही बात यदि लेफ्टी है तो लेफ्टी भी चल सकते हैं और रन बना रहे हैं। और ईशान तो जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया है 2 साल बाद, जो बोलते हैं ना कि एक नींव का पत्थर से तैयारी करके और इमारत बनाई है, वो 2 साल हम इस आदमी की मेहनत देख सकते हैं। क्योंकि 200 बनाने के बाद वनडे से बाहर हुए, बिल्कुल, उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट में एक मैच में मेहनत करके अपनी टीम को झारखंड को जो चैंपियन भी बनाया, बिल्कुल, और एक बोलते हैं ना अपनी जगह खुद बनाना, वो प्रूव करा है इस बंदे ने। बिल्कुल, और जिस तरह से कमबैक किया है उसने इस खिलाड़ी को बड़ा मजबूत बनाया है। वाह। तो ईशान और अभिषेक ओपन करते हैं, तो 3 नंबर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। कंडीशन के हिसाब से आप सूर्य को भी भेज सकते हैं, तिलक को भी भेज सकते हैं, और उसके बाद हम जैसे देख रहे हैं डेप्थ बहुत है हमारे पास। और यहाँ मुझे याद आता है कि प्राइम जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी, जब लगातार जीतती हुई आती थी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ 2003 उस एरा की, जो मतलब कहीं ना कहीं 92 के बाद से जिस तरह का एक एरा हमें देखने को मिला, ऑस्ट्रेलियन टीम का डोमिनेंस हमें देखने को मिला, जिस तरह का वो दमनकारी नीतियों के साथ आते थे कि बस बल्लेबाजी में सामने वाले हैडन और जस्टिन लैंगर आया करते थे। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि गिलक्रिस्ट और हैडन को भी हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा, लैंगर को, तो बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना बुरा भी नहीं है, कहीं ना कहीं हमने सचिन और सहवाग को देखा है, दोनों राइटी भी रहे हैं, तो लेफ्टी मुझे लगता है यदि तरीका है तो दोनों खतरनाक है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर लेफ्ट हैंडर है तो करेंगे ओपन। लेकिन अब बात करें, जैसा कि हमने बताया कि 4थे नंबर पर जो बल्लेबाज हमें काबिज होते हुए दिखाई पड़ते हैं, सूर्य कुमार यादव। न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले फॉर्म पर बहुत सारे सवालिया निशान थे, और जब सीरीज़ का अंत और ख़ात्मा हुआ तो मैन ऑफ द सीरीज़ के रूप में इन्होंने वो जो ट्रॉफ़ी भी उठाई है, और चैम्पियन जो 5 मैचों में 4-1 से जो हम जीते हैं, उसको जो कहते हैं उस कॉन्फिडेंस को लेकर जो आगे बढ़ने की बात है, वो कहीं ना कहीं उस परिपक्वता को भी दर्शाता है। एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन तो हम जानते हैं सूर्य कुमार यादव क्या कमाल कर सकते हैं, मिस्टर 360 डिग्री ऑफ दिस करंट एरा। और कहीं ना कहीं जिस दिन सूर्य का दिन है उस दिन मुझे लगता है कि सूर्य की चमक के आगे सारी चमक फीकी हो जाती है। बिल्कुल सही। तो सर आपसे, विलास सर आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए बैट्समैन क्या क्वालिटीज़ आपको नज़र आती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नज़र नहीं आते,
बहुत ज़्यादा आपको लगता नहीं कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ दिखाने का कुछ मौका किसी सामने वाली टीम को दे रहे हैं, और चुपचाप से अपना काम करते हुए निकल जाते हैं। एज अ कैप्टन मैं अगर बात करूं आपसे, क्या कहना चाहेंगे? एज ए कैप्टन इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, कूल रहकर ये अपना काम करते हैं, जैसे धोनी करते थे। ये 360 डिग्री पे अपना पूरे शॉट्स खेलते हैं, और जहां टीम को जरूरत है उस हिसाब से ये बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। जहां अगर टीम को लग रहा है कि आपको ज़्यादा तेज खेलना है तो ये 300 मतलब पूरे ग्राउंड में शॉट खेल सकते हैं, इनके पास है कैपेबिलिटी। और जहां लगता है कि भाई विकेट डाउन हो रहे हैं और अपन को स्टैंड करना है, तो उस हिसाब से बैटिंग करते हैं ये। और हमने पिछले मैच में तो हमने देखा भी क्या किस तरह का कमाल का प्रदर्शन रहा। अभिषेक शर्मा जिन पर पूरा दारोमदार हम देखते हैं कि ओपनिंग एक वो नींव रख देना किसी भी स्कोर बोर्ड की, और कई बार होता है ना कि मतलब 30 रन भी हमें कम नज़र आते हैं उस व्यक्ति के आगे, क्योंकि उनका बल्लेबाजी करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। संजू सैमसन ऑल्दो इस तरह की फॉर्म में रहे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा बैगेज की तरह भी कई बार हमें खिलाड़ी लगने लग जाता है कि इन्हें हम कंसिडर करें नहीं करें, लेकिन बावजूद उसके संजू सैमसन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। उसके इनके ऊपर अगर हम क्लास की बात करें तो बिल्कुल 3 शतक इनके नाम है, लेकिन बावजूद उसके अभी मुझे जो लगता है, और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्या अंतिम 11 में दिखाई पड़ते हैं आपको? मौका मिल सकता है, क्योंकि ग्रुप स्टेज पे या कहीं T20 गेम ऐसा है कि एक इनिंग आपको 0 से 100 तक ले जा सकती है, बिल्कुल। जैसे सूर्य कुमार यादव की थी। नहीं देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो बड़े प्लेयर हैं और आने टाइम में लंबा सर्व करेंगे, लेकिन अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम ईशान किशन को यूज़ कर सकते हैं और संजू को थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपनी फॉर्म लाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और डेफिनेटली जैसे अपन ने सूर्या को देखा कि एक फेज था जो निकलना ज़रूरी था, जिसने निकलने के बाद वापस से फॉर्म में आ गए हैं, तो संजू भी वैसे ही प्लेयर हैं और जिस तरीके से खेलते हैं हम सब ने देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनका भी कमबैक अच्छा होगा और थोड़ा टाइम चाहिए इनको अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और 5वें नंबर पर दुबे जी नजर आते हैं आपको? शिवम दुबे। मैं कह रहा हूँ 5वें के लिए हमारे पास ऑप्शन है, शिवम दुबे है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, और आप राइटी लेफ्टी चलाना चाह रहे हैं, या रिंकू सिंह, कितने ओवर बचे हुए हैं, क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। रिंकू सिंह भी है। और शिवम दुबे की भी अगर मैं बात करूं आपसे, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो चौथा मैच जो लगभग इंडियन टीम जो है कहीं नज़र भी नहीं आ रही थी कि यहाँ मतलब इंडियन टीम कैसे सर्वाइव करने में, हालांकि वो मैच उसके बावजूद हम नहीं जीत सके, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि अनलकी एक वो जो रनआउट रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बावजूद उसके जब तक शिवम दुबे स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, लग रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। देखिए, ओनली बैटिंग की नहीं, मैं बॉलिंग की भी बात करूंगा। शिवम दुबे पिछले कुछ टाइम में गोल्डन आर्म साबित हुए हैं। बिल्कुल। जहां विकेट नहीं मिल रहे होते वहां पर उन्होंने विकेट निकाल के दी है। पार्टनरशिप बड़ा अच्छा और बड़ा क्रूशल एज ए ऑलराउंडर काम कर रहे हैं। ओनली यहाँ नहीं, अपन ने एशिया कप भी देखा, जहां जरूरत पड़ी है इन्होंने विकेट निकाल के दी है। तो कई चीज़ें से अपन गांगुली की बात करते हैं, गांगुली भी बड़े गोल्डन आर्म की तरह हुआ करते थे। इवन विलास भैया की हम बात करते हैं, विलास भैया भी मीडियम पेस डालते थे और हमें कई बार इन्होंने बड़े अच्छे ब्रेक थ्रू दिलाए। तो ऐसे प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और शिवम दुबे को हमने देखा हुआ है कि ये गेम पलटने में बड़े माहिर हैं, कभी भी गेम का रुख बदल सकते हैं अपने बल्लेबाजी से। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी सिर्फ ये नहीं, एक पूरा स्टेटमेंट देने का प्रयास करते हैं जब वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो होता है 70 to 80 मीटर के बीच में आपके जो छक्के मारने की जो लंबाई है उसे मेजर किया जाता है, लेकिन लगभग 90 मीटर तक के छक्के। लेकिन मतलब दुख की बात है कि रन 6 ही मिलते हैं। ये बात नोट की जाए, क्योंकि जिस तरह के लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लगता है ना कि सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं धराशायी, जितनी भी उनकी कह सकते हैं कि जितनी भी रणनीति रहती है उसे कहीं ना कहीं धराशायी कर देना, वो बड़ी बात होती है। और हमने पिछले मैच में भी देखा, जो अंतिम 2 गेंदों खेलने का इन्हें मौका मिला, एक गेंद पर क्या ज़बरदस्त छक्का इन्होंने मारा और अपने आप में बता दिया, वो स्टेटमेंट दे दिया, वो हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ मैं अंतिम 11 में, मुझे आप देख रहे हैं। तो हमें नज़र आता है। अच्छा, बात की जाए 5 या 6 दोनों में से, जैसा कि आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन्हें कहीं भी प्रमोट भी किया जा सकता है, या 5वें या 6ठे नंबर कहीं पे भी हम, मतलब 7वें पे तो नहीं देखने वाले, क्योंकि 7वें पे तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायबल रिंकू नजर आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रिलायबल रिंकू की अगर बात की जाए, पहला T20 जो हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो गॉड्स प्लान जो एशिया कप का जो विनिंग चौका हमें देखने को मिला था, और मैनिफेस्टेशन देखने को मिला था कि वो व्यक्ति उससे ठीक पहले ये कहते हैं कि काश ऐसा हो कि वो विनिंग शॉट में मारता हूँ, मुझे अपने आप को नजर आता है। तो सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हार्दिक पांड्या जिनकी बात हम अभी तफसील से करेंगे, क्योंकि एज एन ऑलराउंडर हम देखते हैं कि शुरुआती जो गेंदबाजी है उसका भी जिम्मा उठाते हैं, लेकिन रिंकू सिंह के बारे में स्पेसिफिक में बात करना चाहूँगा। फिलहाल रिंकू सिंह एक फिनिशर की भूमिका में ही आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिनिशर के साथ में जो फील्डिंग में एनर्जी है, ये ग्राउंड में आप देखते हैं कि बिल्कुल अलग ही एनर्जी दिखती है। तो एज ए फिनिशर, और जैसे हमने पहले मैच में देखा, जल्दी विकेट गिरने के बाद इनिंग को लंबी खींचना और लास्ट में अटैक करना, तो मुझे लगता है कि ये उस रोल के लिए अप्रोप्रिएट है। तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं वहाँ पे।
हमने देखा भी अंतिम ओवर में भी लंबे लंबे छक्के मारने का दमखम रखना बिल्कुल। और अच्छी गेंदबाजी को भी बुरी गेंदबाजी के रूप में तब्दील कर देना। बिलास सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये आते हैं सामने, मतलब कई बार होता है कि हम भी उतने भयभीत होते हैं कि ये कैसा खेलने वाले हैं, हमें भी आइडिया नहीं होता, हालांकि बावजूद उसके रिलायबल रिंकू हम इन्हें कहते हैं। बिल्कुल, आखिरी के 5 ओवर आप रिंकू सिंह के नाम छोड़ दीजिए, 15 ओवर के बाद अगर इनकी बैटिंग आती है तो बिल्कुल कहते हैं ना कि भगवान बैटिंग करने आ गए इस तरीके से है ये। जी, आखिरी 5 ओवर में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा सर, आप भी एक ऑलराउंडर की तरह ही खेले हैं और एक ऑलराउंडर की भूमिका, और खासतौर से T20 में ऑलराउंडर्स का जो हम अभी देख रहे हैं कि वर्चस्व हमें नजर आता है। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या जिनकी हम बात करें, और हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी, शायद 2024 का वो विश्व कप, वो जो अंतिम ओवर और वो जिस तरह का विकेट ले लेना, अपने आप में सब कुछ बाकमाल था। और भारतीय टीम कहते हैं ना कि आपको 28 रन चाहिए 29 गेंदों में, वहाँ से वो मैच पलट कर रख देना, वहाँ से बता देना, वो टेम्परामेंट शो करना, और रोहित शर्मा की वो बॉडी लैंग्वेज कि ये कब तो हमारा है, वो सब कुछ हमें नज़र आया। और उसके बाद जिस तरह की वो सूर्य कुमार यादव का वो जो कैच था, सब कुछ बाकमाल रहा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हार्दिक पांड्या अभी भी वो 2024 विश्व कप के जो फाइनल की हम तस्वीर देखते हैं तो आंखों से कुछ आंसू छलकते दिखाई देते हैं खुशी के, और हम फिलहाल फिर चाहेंगे उसी तरह के खुशी के आंसू एक बार फिर हम सब भी बहाना चाहेंगे, हमें बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस खिलाड़ी की भूमिका के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ग्रुप स्टेज पर क्या कोई किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट इनके साथ भी देखने को मिल सकता है, या जहाँ है वहीं खेलने? नहीं, इनका रोल बड़ा क्लियर है। हाँ। जैसे नई बॉल से बॉल डालना हो तो ये डाल सकते हैं, डेथ ओवर में बचा बॉल डालते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ विकेट निकालते हैं, रन से बैटिंग में कहीं भी रन बनाते हैं, फील्ड में बड़े एजाइल दिखते हैं। मैं बोलूँगा जो कपिल देव, एक 83 वर्ल्ड कप में जो रोल कपिल देव ने प्ले किया था, वो रोल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, इवन हम जैसे बात करते हैं धोनी की कि एक फिनिशर था जो गेम चेंज कर देता था लास्ट में, ये वो प्लेयर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से गेम बदलने की क्षमता रखता है। हमने 24 वर्ल्ड कप में देखा है, बॉलिंग से भी इन्होंने गेम चेंज किया है, और ऐसा गेंदबाज जो नई बॉल से भी अच्छी डालता है, विकेट निकालता है, और डेथ में भी कब गेम चेंज कर दे वो इसके हाथ में, और बैटिंग तो हम जानते ही हैं। तो विलास सर, आप तो खुद एक ऑलराउंडर रहे हैं, इतनी खुशी मिलती है जब हार्दिक पांड्या को लंबे लंबे छक्के मारते देखते हैं, और वो जो शुरुआती ओवर में वो विकेट झटकते हुए आप देखते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ऑलराउंडर अगर इंडिया के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है देख के। वाह। आप इसमें अक्षर पटेल को मिक्स कर रहे हैं। अभी आ रहे हैं सर, वहां तक भी हम अक्षर पटेल इज ए वेरी गुड ऑलराउंडर जी, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत कमाल है। बिल्कुल। बात हम अक्षर पटेल की करें या बात हम वाशिंगटन सुंदर की करें, दे आर ऑल्सो क्वाइट कैपेबल प्लेयर्स, और कमाल का जो मतलब खेल रहा है, बड़ा ही कमाल कर रहा है। फिलहाल सर हम ऑलराउंडर्स तक आ गए हैं, 7वें नंबर तक की हमने बल्लेबाजी की बात की, एक और ऐसे ऑलराउंडर की बात होगी जिनकी क्षमताओं पर लगातार सवालिया निशान रहे। कई बार कहा गया कि आप किसी की पसंद की वजह से लगातार खेलते चले आ रहे हैं, और हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं जवाब देने का प्रयास किया है अपने खेल से। हर्षित राणा जिस तरह का खेल उनका रहा है, आईपीएल में जिस तरह का जो चमक उनकी नज़र आती है, उसी तरह की चमक अब हमें नीली जर्सी में भी दिखाई पड़ती है, और जब वो टेस्ट खेलते हैं वहाँ भी वो दिखाई पड़ती है। सर क्या कहना चाहेंगे, T20 जो विश्व कप है, हर्षित राणा का जो किरदार है, क्योंकि हमने देखा अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उस वनडे इंटरनेशनल में वहाँ जो विराट कोहली के साथ जिस तरह की साझेदारी इन्होंने निभाई थी, और लगभग 52 रन जो इन्होंने अकेले खुद के बल्ले से जो इनके निकले थे, और काफ़ी कन्विंसिंग नज़र आ रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई कह सकते हैं ना कि कोई ऊट पटांग शॉट मारकर रन बना रहा है, कन्विंसिंग शॉट भी उसमें हमें नज़र आ रहे थे, हालांकि बड़े बड़े छक्के वहाँ भी दिखाई दिए। विलास सर आपसे जानना चाहूँगा, एज एन ऑलराउंडर क्या लगता है इस खिलाड़ी के बारे में, कद काठी जिस तरह की इस खिलाड़ी की है और खेल का कद भी वैसा ही है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल हर्षित राणा ने अपने आप को प्रूव किया, गलत प्रूव किया लोगों को। कभी जो इनके बारे में कहा जाता था इज़ ए वेरी गुड ऑलराउंडर, बट मेरे को नहीं लगता कि इनकी जगह 11 में बनेगी। अभी अंतिम 11 में जगह नहीं, मुश्किल लग रहा है। अरे क्योंकि इसलिए लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी 2 मीडियम पेसर हैं, तीसरा आपका हार्दिक पांड्या हो गया, चौथा हो गया आपके शिवम दुबे। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आप इंडिया टीम 2 मेन मीडियम पेसर, 2 स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर और 2 ऑलराउंडर बॉलर के साथ जाएगी। मुझे लगता है यहाँ तीसरे मीडियम पेसर हो जाएंगे आपके हार्दिक पांड्या। रोहित सर आपका टेक लेना चाहेंगे इस बारे में हम, अगर हर्षित राणा आप प्लेइंग 11 में नहीं नजर आपको आते हैं, हालांकि हम आगे हर्षदीप और ऑब्वियसली बुमराह की बात तो जरूर होगी, और जसप्रीत बुमराह जिस तरह के खिलाड़ी हैं उन्हें तो प्लेइंग 11 से अलग करना मतलब लगभग
नामुमकिन है, लेकिन बावजूद उसके क्या आपको नज़र आते हैं ये प्लेइंग 11 में? देखिए अभी इनिशियल मैचेस में तो मुझे मुश्किल लगते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास, मैं जैसे बोला, हमारे पास ऑप्शन बहुत है, और जो भी टीम की प्लानिंग होती है वो ओपोजिशन को देख के और प्लेइंग कंडीशन को देख के होती है। और जैसे बिलुआ ने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी 4 बॉलर्स हैं, जिसमें 3 मेन बॉलर्स हैं। आप हार्दिक पांड्या को भी आप बराबर इक्वली बिल्कुल स्ट्राइक बॉलर मानते हैं, अर्शदीप हो गए क्योंकि एक वो वैरायटी ऐड करते हैं, और जो अभी नई बॉल से विकेट लेने की लास्ट मैच में जिस तरह का क्षमता, फाइबर और रहा जो है उनका रिकॉर्ड है पहले ओवर में विकेट लेने की क्षमता, वो काबिल तारीफ है। और अभी लास्ट मैच में 5 विकेट लिए हैं। और बुमराह, तो 3 मीडियम पेसर, शिवम दुबे 1-2 ओवर निकाल सकते हैं आपके पास, तो 4 के अलावा मुझे लगता है कि अभी हर्षित को वेट करना पड़ेगा अपने मौके का। लेकिन मैं डेफिनेटली तारीफ करूंगा हर्षित राणा की, जिस हिसाब से वो तैयार हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत यूजफुल ऑलराउंडर बनने वाले हैं, क्योंकि कई प्लेयरों को तैयार करना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे उस तैयारी से और आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में हम इसको एज ए ऑलराउंडर, जो हार्दिक पांड्या काम कर रहे हैं, वो काम हर्षित राणा को करते हुए देखें। वाह क्या बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो संभावनाएं तो पूरी नजर आती है। बिल्कुल, प्लेयर तैयार हो रहा है, आप उसकी जर्नी देखिए, आप एकदम से रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए, प्लेयर तैयार भी करने पड़ते हैं आपको। सर बात यहाँ हुई अर्शदीप सिंह की, मुझे लगता है जिस तरह का प्रदर्शन लास्ट मैच में जो रहा है, और लगभग शुरुआत के 2 ओवर में आप 40 रन आपके गेंदबाजी में आप दे देते हैं, उसके बाद वो कमबैक करना, और मुझे लगता है कि सिर्फ खुद का कमबैक नहीं, पूरी टीम को जीत की तरफ अग्रसर कर देना, वो 5 विकेट ले लेना। और वहाँ उस कंडीशन से, जैसा कि रोहित सर ने इनिशियली कहा कि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, और प्रेडिक्शन यहाँ फेल है, तो जो अनिश्चितताएं हैं जो हमें वहाँ नज़र आती थी, और वहाँ से जीत को सुनिश्चित कर देना, वो कमाल हमने अर्शदीप सिंह इस किंग के बारे में देखा। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, अर्शदीप सिंह तो डेफिनेटली आपको नज़र आते हैं प्लेइंग 11 में, क्योंकि नई बॉल से विकेट लेने की कैपेबिलिटी, जिस मैच में आप बात कर रहे हैं 2 ओवर में 40 रन दिए, उसमें भी 1 विकेट लिया है। जी जी। और अब आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो पहले ओवर में विकेट लेने वाले ऐसे गेंदबाज हैं जिनका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक विकेट लिए हैं। बिल्कुल सही तो बात है। T20 में बिना विकेट लिए आप प्रेशर में नहीं डाल सकते। बिल्कुल। तो जिस बॉलर के पास विकेट लेने की कैपेसिटी है, जो विकेट ले सकता है, वो डेंजरस है T20 में। सर आप खुद एक कोच की भूमिका निभाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कैसा लगता है जब आपका जो प्राइम, जो आपका जो कह सकते हैं कि जो आपकी प्राइम पेस अटैक की अगर हम बात करें, शुरुआती पावर प्ले में आपको विकेट भी झटक के देते हैं, लेकिन रन जो है वो काफ़ी खर्च कर देते हैं, वहाँ क्या टेक होता है एक कोच की तरह आप क्या, क्योंकि एक दर्शक की तरह तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि अरे अच्छा, तो खैर आपको भी नहीं लगता होगा, लेकिन डेफिनेटली वहाँ रणनीति क्या होती है कि आप रन पड़े तो पड़ने दो, लेकिन विकेट्स जरूर आने चाहिए। देखिए T20 में जब तक आप विकेट नहीं निकालते, आप दूसरी टीम को बैकफुट पे नहीं डाल सकते। जब तक नया बैट्समैन नहीं आएगा, पुराना बैट्समैन कभी भी रन बना सकता है। तो जो बॉलर नई बॉल से यदि विकेट निकाल के देगा मुझे, वो मेरे लिए यूजफुल बॉलर है। यदि मेरे 50 रन भी जाएं और 2 या 3 विकेट लग जाएं, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकेट निकालना T20 में बेटर ऑप्शन है, क्योंकि रन तो कभी भी लगते हैं जी, और रन तो पड़ते ही पड़ते हैं। एक सेट बैट्समैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कभी भी मार सकता है। नए बैट्समैन में फिर भी एक चांस है कि इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, तो आपको कुछ टाइम निकलता है। तो जो बॉलर नई बॉल से, या जैसे वरुण चक्रवर्ती के आगे बात करेंगे, जी जी जी, जिसमें कैपेबिलिटी है विकेट निकालने की, वो इस फॉर्मेट में डेंजरस है। वाह। कुलदीप से ऊपर उसको मौका मिलना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती को तो हमने देखा भी, मतलब वो जो मिस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं हमने उनके जो इनिशियल 2 ओवर के बाद में देखने को हमें ज़्यादा मिला। एग्जैक्टली। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम के गेम प्लान का हिस्सा रही वो चीज़ें, कि बिल्कुल। हमें जो अपने पत्ते शुरू में दिखाने ही नहीं है, वो पत्ते हमें वहाँ दिखाने जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा सर, आपसे भी ये जानना चाहूँगा, एक जो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती फिलहाल हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उनसे ठीक पहले अभी हमें जसप्रीत बुमराह नज़र आ रहे थे। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह, मतलब उनके बिना आप इस प्लेइंग 11 को कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके बिना हम जीत नहीं सकते, वी आर क्वाइट कैपेबल, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर पिछली बार का विश्व कप भी हम उठाकर देखते हैं, यूएसए जैसी टीम जिसके साथ हम पहला मैच खेल रहे हैं, वर्षा से बाधित, वो जिस कंडीशंस के वो मैच रहे, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि एक अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदल देना, वो काम किया जसप्रीत बुमराह ने। और कहीं ना कहीं जब आपको इस तरह का अटैक बॉलर आपको मिलता है, इतनी ज़बरदस्त यॉर्कर लेंथ, और लगभग सारे जो गेंदबाज हैं उनकी पिटाई हो रही है, लेकिन इनकी जो इकनॉमी है वो ऑलमोस्ट रनर बॉल है वहाँ। हालांकि पिछला मैच उसका एक एक्सेप्शन है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, बावजूद उसके मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जसप्रीत बुमराह क्या किरदार इस व्यक्तित्व का, इस पर्सनैलिटी का आप देखते हैं इस प्लेइंग 11 में? बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह के बिना तो आपका फर्स्ट 11 बनती ही नहीं है। तो इस बॉलर के पास इतनी वैरायटी है बॉलिंग की, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, और जो डेड ओवर्स में ये बॉल डालता है ना, जो लास्ट के जो स्लॉग ओवर्स होते हैं उसमें जो ये डेड बॉलिंग करते हैं,
एक एंड बिल्कुल पकड़ के रखता है। आप हमेशा देखिए कि लास्ट के 4 ओवर में से 2 ओवर तो ये डालेंगे ही डालेंगे, और स्टार्टिंग के 2 ओवर, तो बिना इसके आप वो नहीं कर, आप प्रेशर में नहीं ला सकते सामने वाली टीम। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे फिलहाल रुक करते हैं रोहित सर की तरफ। रोहित सर, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आपसे जानना चाहूँगा, ईशान किशन को जब आप देखते हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन, आपने बता दिया ईशान किशन जो है उसे उन्हें आप कहीं ना कहीं आगे रखते हैं इस प्लेइंग 11 में, तो लेकिन सेटिस्फैक्ट्री कितना लगता है आपको, कितना संतुष्टि कितनी लगती है कि जिस तरह के फॉर्म में है? नहीं, ईशान किशन डेफिनेटली अभी बेटर चॉइस है, क्योंकि जिस फॉर्म में है और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा नॉट हो गया है टीम इंडिया के लिए। और संजू कहीं ना कहीं फॉर्म से जूझ रहे थे और थोड़ा फंसे हुए थे, कॉन्फिडेंस लेक कर रहे थे। और इस फॉर्मेट का कमाल ही है सर कि एक इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज ऋषभ पंत, उनकी बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं कि वो जो इतना बड़ा चैंपियन पिछली बार की टीम में पूरे संयोजन में शामिल रहे, वर्ल्ड कप के पार्ट और उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे चोट के चलते भी, लेकिन बावजूद उसके सर एक नाम और कुलदीप यादव, एक ऐसा नाम, और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, डेफिनेटली दोनों में से एक ही उस प्लेइंग 11 में नजर आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली चॉइस है वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि जिस तरीके से विकेट ले रहे हैं और जिस अंदाज से बॉल डाल रहे हैं, तो अभी प्लेइंग 11 में फेवरेट वही हैं। लेकिन डेफिनेटली कुलदीप यादव, थोड़ी सी भी ओपोनेंट यदि हम बोलते हैं लेफ्टी ज़्यादा हैं या थोड़ा भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो डेंजरस गेंदबाज हैं। इनको आइडिया है विकेट लेने का, और कंडीशन के हिसाब से लास्ट वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, अपने आप को ढालना बहुत बेखूबी जानते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 में अभी पहले वरुण चक्रवर्ती। तो सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली ये टीम, जो भारतीय टीम को बड़ा, मुझे लगता है कि जो भारतीय टीम है, तमाम भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरे पर उस मुस्कुराहट का एक कारण बनने वाली है। निश्चित तौर से हमें पूरी उम्मीदें हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर से वो जो 3 तरह के जो हिस्ट्री बनाने की बात हम कर रहे हैं कि 3 T20 वर्ल्ड कप, तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत जाना, लगातार 2 जीत जाना और होम कंडीशंस में जीत जाना, बिल्कुल, तो हम हिस्ट्री बना सकते हैं। वी आर क्वाइट कैपेबल टू मेक हिस्ट्री, इतिहास रच सकते हैं। तो यहाँ सर मैं आप दोनों का पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, और इसी उम्मीद के साथ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह सूर्य कुमार यादव अपना कमाल दिखा रहे हैं, ऐसे ही कमाल दिखाते रहें। 4 फरवरी यानी 4 फरवरी को जो पहला वार्म अप मैच है, और जो साउथ अफ्रीका टीम यानी जो पिछली बार की हमारे रनर अप टीम रही थी, जिनके खिलाफ हमने वो वर्ल्ड कप उठाया था, लगभग उनके मुंह से वो जीत छीन ली थी, उन्हीं के खिलाफ हम एक बार फिर से वार्म अप मैच, और वो वार्म अप मैच काफ़ी क्रूशल, मुझे लगता है कि जीत की तैयारियों के लिहाज से काफ़ी अच्छा होने वाला है। भारतीय टीम को एक बार फिर से मौका मिलेगा, जैसा हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखा कि टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये बड़े कमाल की बात है कि वहाँ आप वो जो ड्यू है उससे भी नहीं डरते और अपने आप को मौका देते हैं, कभी ऐसी कंडीशन हुई तो क्या कुछ होगा। तो सूर्य कुमार यादव को बधाई मैन ऑफ द सीरीज़ बनने की भी, और एडवांस में मैं तो वो बधाई देना चाहूँगा जिस बधाई के साथ मुझे लगता है जब 8 मार्च को हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और हाथ में इस खिलाड़ी के विश्व कप 2026 होगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह की खास बातचीत रही, और आगे आपको इसी तरह की खास बातचीत के लिए वापस हम निमंत्रण देने वाले हैं लगातार, आप मिलेंगे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आपसे भी बस यही कहना चाहेंगे, जीत की ये उम्मीद ऐसे ही दिल में जगा के रखनी है, और जीत की बात वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन, जो गोड्स प्लान की बात रिलायबल रिंकू ने की थी, वैसे ही हमको भी मैनिफेस्ट करते रहना है, उम्मीद अच्छी करते रहना है, और ये भारतीय टीम पूरी तरह से सक्षम है विश्व कप 2026 को जीतने में। तो बस हम भी करते हैं तैयारी जीत की, आप भी कीजिए तैयारी जीत की, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अजहर को। धन्यवाद।